अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम मेंबर खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। समर प्लानिंग है प्लस क्लास मैनेजमेंट है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें स्टार्टअप में ही बात करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा पहला टॉपिक है अच्छा किड्स टीचर बनने के बुनियादी असूल क्या है। यानी हम बच्चों के अगर अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल करना है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों को दिल से चाहता है, उनके साथ नरमी से बात करता है, उनकी बात को सुनने का हौसला रखता है और इस अंदाज में बात करता है कि जो टीचर की बात है वो भी बच्चे के दिल में बैठ जाए। अच्छा, एक आजकल अक्सर औक़ात हम लोग के सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं। ये बात मैं इसलिए कहती हूँ कि हर शख्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके सामने वही बात है, जो चीज़ वो देखता है, जो चीज़ उसकी सर्चिंग में होती है उससे रिलेटेड उसके सामने वीडियोज़ आती रहती हैं। मैंने अक्सर ऐसे टीचर्स देखे हैं, वैसे तो शायद ये गैर अखलाक की हरकत है कि क्लासरूम के अंदर वीडियोज़ को बनाना, कि गवर्नमेंट के टीचर्स भी ऐसे मौजूद हैं, मेल अमूमन वो बच्चों की वीडियोज़ को बनाते हैं स्कूल में। और प्राइवेट कई सारी टीचर्स ऐसी हैं जो अपने बच्चों के साथ स्कूल में वीडियोज़ वगैरह बना के सोशल मीडिया पे डालती हैं। हो सकता है कि उनको स्कूल की तरफ से अलाउ हो, पेरेंट्स की तरफ से अलाउ हो, वीडियो बना के डालती हैं। यहाँ मेरी बात करने का मकसद ये है कि टीचर का रवैया बच्चे के साथ इतना दोस्ताना होना चाहिए। तो मैंने ऐसा नहीं कि कोई 2-4 वीडियोज़ है, बल्कि मैंने कई दर्जनों वीडियोज़ देखी हैं कि जिसके अंदर टीचर का रवैया बाकायदा इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना शानदार होता है कि वाक़ई लग रहा होता है कि एक बहुत ही मुक़द्दस ये जो अल्लाह ताला ने हमें ओहदा दिया है, तो इसकी लाज रखी जा रही है, ठीक है। यानी टीचर का जो लहज़ा है वो इंतहाई नरम होना चाहिए, इंतहाई शगुफ्ता लहज़ा होना चाहिए और हौसला होना चाहिए, बात सुनने का भी, बात को बर्दाश्त करने का भी। क्योंकि बच्चे हैं ना, बाज़ वो गलत बात भी कर देते हैं, बाज़ बच्चे तेज़ बात भी कर देते हैं। ये बुनियादी असूल है सारे, कि हमने अच्छे से बात करनी है, हमारा अखलाक, हमारा अंदाज़ बेहतरीन होना चाहिए और हमारी सोच को खूबसूरत अंदाज में हमने पेश करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समर वेकेशन स्मार्ट। इसका मतलब ये है कि जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे बच्चे वक्त को ज़ाया करें, कुछ ऐसा काम ना करें, प्रोडक्टिव काम ना करें जिससे उनकी छुट्टियां अमर हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं, टीचर्स भी कोशिश करते हैं, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। उसमें इस्लामिक एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, बाज़ दुनियावी हो जाती है कि बच्चे स्किल को सीखते हैं, कोई हुनर सीखते हैं। अगर ये मैं अपनी बात करूँ, जब हमारा समर वेकेशन होता था तो हमारी अम्मी जान बहुत छुट्टियों से पहले ही प्लानिंग, हमारे टीचर्स हर चीज़ रेडी होते थे। यानी कि जिन्होंने हमें पढ़ाना होता था, हमें ये एक्टिविटीज़ करवानी होती थी, वो टीचर्स भी अवेलेबल होती थी और हमारे लिए जो एक्टिविटीज़ तैयार की जाती थी वो सब चीज़ें भी मुयस्सर होती थी। छुट्टियों से पहले ही हम लोगों के बाकायदा रजिस्टर तैयार हो जाते थे, जिसमें हमने जी 3 महीने अपनी राइटिंग को दुरुस्त करना है। और हमें छोटी उम्र में ही सिलाई, कढ़ाई, छोटे छोटे घर के काम काज बहुत ही छोटी उम्र में सिखा दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता है। शुरू से ही स्टिचिंग का और मुझे ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ऐसे हमें साथी दिए, ऐसे ऐसे हमें रहनुमा दिए कि जिन्होंने किसी इदारे में जाके नहीं, हमारे घर का माहौल इस टाइप का था। यानी कि अम्मी जान ने ऐसी सहूलतें हमें मुहैया कर दी, ऐसे लोग मुहैया कर दिए जो उनके बड़े खैर ख्वाह थे, हमारे बड़े खैर ख्वाह थे, जिन्होंने हमें टांका लगाना, बटन लगाना, हल्का फुल्का ये शीशा लगाना, सिलाई कढ़ाई, छोटे मोटे ऐसे काम कि हम अपने कपड़े खुद अच्छे से सिलाई करके पहन सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड घर के छोटे छोटे काम हमें सिखाए। यहाँ बता रही हूँ समर वेकेशन को स्मार्ट तरीके से कैसे हम प्लान कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। अब जैसे हम सोचते हैं जी हमारा बच्चा कैलीग्राफी सीख ले, आर्ट सीख ले, आज एआई का दौर है, एआई सीख ले, कुछ ना कुछ करे, ठीक है। गर्मी की छुट्टियों को स्मार्टली बनाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा प्लान्स होने चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम कुरान पाक ही पढ़ाएंगे तो हम अपने काम को कर सकते हैं या इस्लामिक एजुकेशन देंगे तभी हमारा काम है, नहीं। आप कोई भी ऐसा काम बच्चों को सिखा सकते हैं जो आपको आता है, कोई भी काम, कोई भी काम। आज ऐसे ही मैं अचानक ही मेरे सामने से एक इश्तिहार गुजरा, उसमें था कि वो बच्चों को बाकायदा रीडिंग सिखाते हैं, उर्दू की रीडिंग, ठीक है। क्या है कि जिनकी लाइव क्लास होती है, जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अब वो बच्चों को 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की क्लास देते हैं, लफ्ज़ों से बनाना सिखाते हैं जुमले, फिर जुमलों से पूरी स्टोरी तैयार होती है इस तरीके से। तो मुझे ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त लगा, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है क्योंकि हमारी उर्दू कौमी ज़ुबान है, ठीक है, हम उर्दू बोलते हैं, तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। तो यहाँ है कि हमने बच्चों के लिए स्मार्टली समर प्लान तैयार करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों को कैसे एंगेज रखें।
ये बड़ा एक अहम टॉपिक है कि जी अक्सर औकात टीचर काम करवा रही होती हैं क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार वॉशरूम का याद आ रहा होता है, कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्टर्ब कर रहे, एक दूसरे को तंग कर रहे होते, छेड़ रहे होते। तो ऐसी सूरत में हम बच्चों की क्लास को कैसे एंगेज रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा था, मैं अपनी अम्मी जान से इस चीज़ को डिस्कस कर रही थी कि ऐसा होता है कि अक्सर औकात, यानी कि एक जनरल बात है, क्योंकि हमारा तो ज़्यादा ऑनलाइन काम होता है ना, तो ये चीज़ सुनने में है कि जी बच्चे क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करते हैं या वो एक्स्ट्रा एक्टिव बच्चे होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था कि ऐसे में टीचर को चाहिए उस बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दे जो बच्चा शरारती है, जो तंग करने वाला है, जो टिकने वाला नहीं है। उसको कहे कि आपने बेटा इस रो को चेक करना है कि ये बच्चे बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, बोल तो नहीं रहे, जैसे कोई भी उनको एक्टिविटी दे दी जाए ना, वो जब बच्चे एज अ टीचर उस चीज़ को लेके चलेंगे, वो ऑटोमेटिकली उनमें वो आएगा कि हमने कुछ करना है, ठीक है। तो ये हमें खुद से देखना है कि ऐसे बच्चे के ज़िम्मे कोई ज़िम्मेदारी लगा दीजिए, बेटा आपने अभी सबसे कॉपीज़ इकट्ठी करनी है, आपने सबसे पहले अपना अच्छा काम करना है, फिर अपनी पूरी क्लास से कॉपीज़ इकट्ठी करनी है। उसके ज़िम्मे कुछ एक्टिविटी लगा दी जाए कि उसने वो काम करना है। टीचर को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उस बच्चे को भेजा जाए ताकि वो बच्चा एंगेज रहे, वो उस चीज़ को सीख जाए जिसको आप सिखाना चाहते हैं। ये एक अहम पॉइंट है कि बच्चे की क्लास को कैसे एंगेज रखना है। इसमें ये है कि आपने सोच लेना है एज का ग्रुप क्या है बच्चे का। बच्चे की क्लास ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है। ऑनलाइन में तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग बातचीत करते हैं और बच्चे से कोई पढ़ाई के अलावा बात कर ली, तो इस तरीके से हम क्लास को बहुत अच्छे तरीके से एंगेज कर लेते हैं। बास को जो उस वक्त जो माहौल बना तो उससे रिलेटेड ही हम कोई बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टीचर को भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्लास के माहौल को बहुत अच्छे से एंगेज कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास डिसिप्लिन प्लस सॉफ्ट कमांड। ये है कि जी हमने क्लास में सख्ती नहीं करनी, ठीक है। नरमी से बात करनी है, समझदारी का हमने मुज़ाहिरा करना होता है। सॉफ्ट कमांड का मतलब ये कि हमने उनसे इंतहाई प्यार से और नरमी से बात करनी है। जैसे हम बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएं, बेटा बात सुने, या बच्चे का नाम ले लें कि फ़हद बेटा बात सुने, इधर आएँ, या जो भी आपका तरीक़ाकार है बुलाने का, बात करने का, इंतहाई प्यार से, ठीक है। सॉफ्टली कमांड आपने बच्चों को देनी है। इसका बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है। घर में कोई ऐसा बच्चा हो ना जिसको आप एक्स्ट्रा तवज्जो दें, टेंशन दें ना, आपको खुद महसूस होता है। तो जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं या जहाँ हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं या हमारी फ़िज़िकल जॉब है, हमारे पास कोई भी इस तरह की ज़िम्मेदारी है जहाँ पे हमारे पास बच्चों के साथ ताल्लुक़ बन रहा है, तो ऐसे में हम बच्चों के साथ इंतहाई प्यार वाला लहज़ा रखेंगे। सख्त लहज़े से बच्चे घबरा जाते हैं। अगर उनको मोहब्बत देंगे तो हमेशा हमारी इस बात को अपने दिल में रखेंगे, उसका यानी हमारी अच्छी बात का असर पैदा होगा, हमारे लहजे का असर पैदा होगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है कि हमने क्लास में डिसिप्लिन तो रखना और प्लस हमें बच्चों के साथ बहुत ही सॉफ्टली चलना है, लहजा तेज़ नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों के लिए रिवॉर्ड सिस्टम। जब बच्चा कोई अच्छा काम करे उनकी हौसला अफजाई करें, कभी एक आप स्टार दे दें। अब हम ज़ूम इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको लेक्चर में दिखाया है, लास्ट लेक्चर में, कि किस तरीके से हम उसके ऊपर स्टार वगैरह दे सकते हैं। आप अपने मोबाइल में स्टिकर रख सकते हैं, आप वो स्टिकर शेयर कर दें। अगर आपको कैनवा का इस्तेमाल आता है तो आप उस पर अच्छे अच्छे बच्चों के लिए कुछ आप कह लें कि सर्टिफिकेट या बेस्ट विशेज़ बना सकते हैं बच्चों की फ़ोटो लेके। तो इस तरीके से इसके हम उनको बेस्ट रिवार्ड दे सकते हैं, ठीक है। ये कोई छोटी सी बच्चे को दुआ दे देते हैं, कोई कार्ड गिफ्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा खुश होता है, बच्चा उस चीज़ को बाज़ का स्टेटस पे लगाता है, तो ये आपके लिए तो ज़रिया बनता है रिस्क भरने का। और आगे हम देखेंगे सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसमें मैं इसको बड़ा अच्छे से करूँगी कि कैसे हमने इस चीज़ को लेके चलना है। हम बच्चों को जब बेस्ट रिवार्ड देते हैं, बच्चे के दिल में टीचर की अज़मत बहुत ज़्यादा भर जाती है। अब हम अपने आप को देखें कि अगर हमें कहीं से शाबाशी मिलती किसी रिश्ते से, हम उसके कितने करीब हो जाते हैं, वो हमारे कितने दिल के करीब हो जाता है। अगर ऐसे में देखिए कोई नेगेटिव माहौल है, घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो हमारी टांगें खींचने वाला है, तो हमारे दिल में उसके लिए कितनी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो जाती है, ठीक है। तो यही है, बच्चों के लिए भी ये चीज़ है कि बच्चों के साथ अगर हमने मामला करना है तो हमेशा सॉफ्ट लहजा रखना है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है। आगे है समर पैक प्लस है इखलाकी तरबियत। समर पैक का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि हम बच्चों को रजिस्टर दे दें, धड़ाधड़ उसमें लिखने का काम है और उसमें बच्चे को पता ही नहीं क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, पेरेंट्स काम करवा रहे हैं। मैक्सिमम यही हो रहा है, मैक्सिमम यही हो रहा है। तो ऐसे में हमने बच्चों को इसके अलावा और बहुत कुछ सिखाना है, अच्छी आदत सिखानी है, उनको इखलाकियात सिखाना है, उनको सच बोलना, बड़ों का अदब करना, शुक्र का अदा करना। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो जिस चीज़ को देखते हैं ना, वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों की जो कहते हैं ना ज़िंदगी बन जाती है। आप देख लें माहौल का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है।
बहुत ज़्यादा माहौल का असर पड़ता है। हमने जो समर पैक है उसको इस अंदाज में रखना है। मेरी पूरी कोशिश है कि आगे हमारे लेक्चर्स में बाकायदा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे के ज़हन को खोलें, टीचर को भी मज़ा आए काम करवाने का और बच्चों को भी मज़ा आए। अच्छा, एक दफ़ा अभी मैंने आपको इसमें बता देती हूँ, जो आपको मैं 30 डेज़ का समर प्लान मुकम्मल तैयार करके दूँगी, उसमें आपके पास एक्टिविटीज़ भी होंगी, ठीक है? आपको फ़ायदा ये है कि आप उसको देखिए, आप करवा सकते हैं, ठीक है? करवाने इंतहा आसान है, कोई झंझट नहीं है कि कोई आपको शीट्स वगैरह का झंझट नहीं कि आप इकट्ठी करें, बनाएँ, करें। इंशाल्लाह मज़ा आएगा जब वो आपके सामने वो वाले लेक्चर्स आएँगे, जब मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों का हमने जब समर पैक बना रहे हैं तो उसमें हमने किन टॉपिक्स को रखना है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बच्चे प्रैक्टिकल काम को करने वाले बने, कि जैसे हम उनको अखलाकियात में सिखा रहे हैं कि बड़ों से बात कैसे करनी है, इस्लाम कैसे करना है, बड़ों का अदब कैसे करना है, टीचर का अदब कैसे करना है, अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा रखना, अपने रूम को कैसे साफ़ रखना, अपने आप को कैसे साफ़ सुथरा रखना। इसके अलावा और काफ़ी सारे चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं कि हमारे पास सब बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का एज ग्रुप अगर जैसे 7th 8th 9th की बच्चियाँ हैं या लड़के से छोटे 4 5 के होते हैं, तो बच्चे जो जूते होते हैं वो खुद पॉलिश नहीं करते। अक्सर मैंने देखा, अक्सर। तो क्या था कि जब उनको कहना जी बच्चे आप जूते अपने खुद पॉलिश करें, आदत बनाएं, पेरेंट्स से सीखें, मामा से सीखें, तो मामा ही जूते पॉलिश करती है। बच्ची 8 क्लास में हो गई है, बच्चा 5 क्लास में हो गया, मदर ही जूते पॉलिश करती। क्यों भाई? मैं तो बहुत इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि मम्मा पापा बच्चों को जूते को क्यों हाथ लगाए। जब तक बच्चा ना समझ या छोटा, वो एक अलग बात है। जब बच्चा बड़ा हो गया है तब बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमने बच्चे की अखलाकी तरबियत के ऊपर स्पेशली फोकस करना है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी इसी तरीके से रहें और जो हमारे पास बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को सीखें, ठीक है? अब बच्चे की एज ग्रुप जो भी है, अब देख लें कि अगर बच्चा अपने मामा के पाँव पे वैसलीन लगा सकता है तो हमने उस तरफ उसको लेके जाना है। अगर बच्चा 4 5 का है और अपने बाबा के पाँव पे तेल लगा सकता है, उनके पाँव दबा सकता है, तो बच्चे को उस तरफ लेके जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि खाली लिख लिख के हम किताबें बच्चों को कह के कॉपीज़ भरते रहे, रजिस्टर भरते रहे, ये नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमने चीज़ें ना, हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारी अम्मी जान ने मतलब कुछ इस तरह का घर के बने कि अम्मी जान की तबीयत ख़राब हो गई, तो हमें बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करने का मौका मिला बहुत छोटी उम्र में। तो ऐसे में उन्होंने हमें बहुत ही छोटी उम्र में बताया, सिखाया कि ये चीज़ आज भी मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अगर हमने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक्स्ट्रा मेहनत एक तो देखें ना, रूटीन का तो पढ़ना ना, आपने अगर पेपर देने तैयारी करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वालिदैन की खिदमत करेंगे, ऑटोमेटिक टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली टॉप पर हैं। ये मैं कह रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ कि अपना तजर्बा है, ये मेरा नहीं, मेरी पूरी फैमिली का तजर्बा है, मेरी बहनों का तजर्बा है, मेरे भाई का तजर्बा है। अच्छा, मेरी एक सिस्टर हैं तो वो जो मेरे से छोटी हैं, तो वो ऐसा था कि हम सब बहनों की शादी होगी तो उसको पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता था। घर की ज़िम्मेदारी ज़ाहिर सी बात है छोटे बहन भाइयों पे आ जाती है, तो अम्मी अबू की खिदमत आ गई। तो अक्सर यानी कि ऐसा होता था कि पढ़ाई नहीं हो पाती थी, अम्मी अबू की खिदमत के ऊपर इतना वक्त लग जाता था कि उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन वो टॉप करने वाली हमारी बच्ची मेरे से छोटी, हम मतलब टोटल 4 बहनें, हमारा एक भाई है। यहाँ पूरी बात का खुलासा ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखा है कि किताबों को रट्टा लगाने से कोई कामयाब नहीं होता। आप वालिदैन की खिदमत करते हैं, वालिदैन के दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। अक्सर का हम ऐसे स्कॉलर्स को सुन रहे थे, वो अक्सर बताते हैं कि हमें पता है कि हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआ कर रहे हैं ना, तो हम बिज़नेस में कामयाब हैं, हम दुनिया में कामयाब हैं। और यही चीज़ मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत का पढ़ना है, जो समझ आए, जिसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप वालिदैन की खिदमत करते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इन 2 चीज़ पर बस अमल करना, ठीक है? इस तरीके से हमने बच्चों की अखलाकी तरबियत करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है क्लास रूम गेम्स प्लस क्विज प्लस एक्टिविटीज़। अच्छा, इसमें हम लोग क्या है कि वही बात है कि आपको मैं आगे गेम्स वगैरह बताऊंगी कि आप बच्चों की किस तरीके से ये वाली गेम्स करवा सकते हैं, सवाल जवाब किस तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मटीरियल की कमी होती है। मेन चीज़ ये मसला, हमारे पास मटीरियल नहीं है। हम किस तरह के बच्चों को गेम्स करवाएं, किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं, तो इंशाल्लाह वो एक डिटेल में लेक्चर्स आगे आएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट है एतमाद और असर अंगेज़ी में इजाफ़ा। अब देखिए, जो एक अच्छा टीचर होता है ना, वो खुद बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होता है
और बच्चों में भी वो एतमाद पैदा करने की भरपूर कोशिश करता है, ठीक है। बच्चे जब स्टेज पर बोलते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, उनकी बात को सुना चाहता है, उनमें खुद एतमादी आती है। किसी भी बच्चे को अगर शाबाशी मिले ना, हमने अक्सर बच्चे ख़ानदान में ऐसे देखे होते हैं कि बच्चे होते तो एज में बहुत छोटे हैं, लेकिन क्या है कि वालिदैन ना उनको बोलने देते, वो बच्चे बाज़ औक़ात बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते। तो वो क्या है कि अगर वो उनको उस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, वो तरीक़ाकार तो उनका ठीक नहीं है कि बाज़ औक़ात बच्चों की बदतमीज़ी भी ऐसे बन जाती है। तो लेकिन क्या है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन अगर इसी कॉन्फिडेंस को हम सही तरीके से लेकर आएँ, ठीक है, तो उसका भी असर पड़ता है। और इनमें बच्चों में जब हम उनकी बात को सुनते हैं, उनमें खुद एतमादी पैदा होती है। असर लेकिन बच्चे पे तब पड़ता है जब टीचर प्रैक्टिकल करके दिखाता है। फिर वही बात हमने पिछले लेक्चर में भी किया था कि टीचर का जो प्रैक्टिकल है ना, बहुत, अगर हम कहते हैं ना हमारे बच्चे ऊंचा ना बोलें, एक माँ है, अब टीचर से मुराद माँ भी है, टीचर से मुराद उस्ताद भी है जो एक पढ़ाने वाला है, क्योंकि हमारे इस कोर्स में वो लोग भी हैं जो अपने बच्चों की तरबियत या अपने बच्चों के लिए वो स्पेशली कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग वो हैं जो आगे इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अपने बच्चों के लिए भी बात करेंगे तो क्या हमें खुद प्रैक्टिकल बनना है। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा नमाज का पाबंद बने, तो उसके लिए क्या है कि जी घर का माहौल होना चाहिए प्रैक्टिकल, ठीक है। ये एक छोटी सी मैं बात ऐड करती हूँ, बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं। बड़ा बच्चा मेरे इस वक्त 7 क्लास में है और जो छोटा बच्चा वो 1 क्लास में है, ठीक है। फिर बेटी दरमियान में, वो 4 क्लास में है। तो यहाँ मैं बताने लगी हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है उनका कुछ इस तरह का काम होता है कि उनकी इस तरह की ड्यूटी है कि वो घर में बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी शादी को जो 13-14 साल का अरसा हो गया है, उसमें बहुत कम होगा कि वो घर में जुम्मे वाले दिन होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वो यानी कि हफ्ते को, इतवार को घर होते हैं। आप बंद कर दो। हफ्ते के इतवार को वो घर होते। तो अच्छा, मुझे जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मुझे हमेशा से फ़िक्र होती थी कि मेरे बच्चे जुमा पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते, यानी कि ज़ाहिर सी बात है बच्चे छोटे थे, अकेले तो नहीं जा सकते थे, उन्होंने किसी के साथ जाना था। कोई ऐसी सहूलत भी नहीं थी कि बच्चे को मैं मस्जिद भेज सकूँ, ये वाली सारी चीज़ ना। लेकिन जब उनके बाबा घर होते थे, ये कोई मेरे पास ऐसी सहूलत मौजूद होती थी, तो बच्चे नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते थे, बड़ा शौक के साथ जाते थे। अब बच्चे जब थोड़े से समझदार हुए, वो खुद से बाहर आने जाने लगे, तो अब क्या है कि यहाँ पे मैं अच्छी बात बता रही हूँ कि मेरे बच्चा जब ये जाता है जुमे वाले दिन स्कूल जाता है, तो अगर वो 12:15 12:30 घर आता था, तो उसकी पूरी कोशिश होती थी वो 1 बजे मस्जिद चले जाएं, दोनों बच्चे, छोटे वाला भी बड़े वाला भी, इकट्ठे गुस्ल करके खाना खा के पूरा तैयार होके। और क्या उनके जहन में बात थी कि जो जुम्मे वाले दिन सबसे पहले मस्जिद जाता, खुतबा शुरू होने से पहले, उसको इतना ज़्यादा सवाब मिलता है, ठीक है। तो क्या है कि बच्चे के जहन में वो चीज़ बैठी। अब क्या है कि ये कम से कम इस बात को आप कह सकते हैं कि 6 मंथ प्लस हो गया कि मैं इस चीज़ को नोट कर रही हूँ अपने बच्चे की, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वो नमाज़ पढ़ कर आते हैं, पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं। अब जो मेरा बच्चा 1 वाला है, अमूमन देखा जाए छोटे बच्चों को जो 7 साल एज है, वो उनको क्या बच्चों को पीछे कर देते हैं, ठीक है जी, बच्चे पीछे चले जाएं, अगली सफ़ में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि वो दोनों मेरे जो बच्चे वो पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि माहौल का बहुत असर पड़ता है, हमारी दुआओं का, हमारी कोशिशों का बहुत असर पड़ता है। अदरवाइज़ यानी कि जैसे मेरे हस्बैंड घर हैं और मेरे पास सहूलत हो, तो मेरे बच्चे मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ हम माँओं को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चे नमाज के साथ अटैच हो, दीन के साथ अटैच हो। तो ऐसे में हमने ख़ुद प्रैक्टिकल बनना है। हम चाहते हैं, अब जैसे कुछ भी है, तो मुझे पता है कि मेरे बच्चों को भाई इस बात का पता है कि मम्मा ऑनलाइन पढ़ाती तो बच्चों को 2 डेज़ का ऑफ होता है, लेकिन हमें जस्ट 1 डे का ऑफ होना है। प्रैक्टिकल यानी कि उनको काम करवाना है, ये नहीं सिर्फ कहना है, कहने की बजाय प्रैक्टिकल करना है, उसका असर ज़्यादा होगा। तो यहाँ है कि टीचर है तब भी उसको प्रैक्टिकल करना है, दिखाना है, रोल मॉडल बनना है। अगर माँ है तो उसको भी रोल मॉडल बनना है। वो चाहती है ना उसके बच्चे में ये हैबिट्स आ जाए, तो उसको वैसा ही रोल मॉडल बनना है। आज ही मैं अपनी अम्मी जान से बात कर रही थी, तो सुबह का टाइम है, तो मैंने उनसे कहा कि आप इतनी पॉजिटिव हैं, यानी कि आप नेगेटिव बात ना सुनती हैं, नेगेटिव बात करती भी नहीं है। तो मतलब अमूमन देखा जाए कहाँ जब लड़कियों की शादियाँ होती हैं उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी कि हम लोगों ने कभी अपनी अम्मी जान के मुंह से नेगेटिव बातें नहीं सुनी। आप हैरान हो गए, नेगेटिव बातें नहीं सुनी। उसकी वजह ये कि वो कहती थी कि नेगेटिव बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। कहते जब मसलों का हल ही अल्लाह के पास है और अल्लाह ताला हमारे मसलों को हल भी कर रहा है, तो हम लोगों के पास इधर उधर बैठ के नेगेटिव बातें क्यों करें। तो मैंने उन्हें कहा कि हम में तो फिर भी ज़ाहिर सी बात, हम औलाद हैं, अक्सर औक़ात हमारे मुँह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, हम चाहते हैं कि हम ना करें, लेकिन हम आपको देखते हैं जिन हमारी अम्मी जान हमारे लिए रोल मॉडल है, तो वो नेगेटिव बातें नहीं करती। हमने उनके मुँह से कभी दरानी जिठानी, कभी सास, कभी ससुर, कभी नंदों की सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे घर में नेगेटिव माहौल नहीं है। मेरी भाभी एक हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि यानी कि इतना पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव।
तो कुछ जो हमारा ताल्लुक़ है, और आप लोगों को तो नहीं पता, मैं बता देती हूँ, हमारा बैकग्राउंड एक दीनी फैमिली से है। यानी कि अम्मी जान ने जामिया को बनाया। जब बड़ी बेटी पैदा हुई तो अल्लाह ताला ने बेटी दी, तो अम्मी जान का था कि मैंने इसको अपनी निगरानी में पढ़ाना है, मैंने बाहर नहीं भेजना। जैसे बड़ी फ़िक्रमंद माएँ होती है ना, तो पहला पहला बच्चा, तो मैंने इसको बाहर नहीं भेजना। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह हिम्मत भी दी और इस्तिताअत भी दी कि आप ये काम को करें। घर से ही काम का स्टार्टअप किया, बाकायदा एक अल्लाह ताला ने इदारा बनवाया, और वो आज से विफाक से रजिस्टर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट से विफाक से रजिस्टर्ड है, उसकी असनाद को बाकायदा माना जाता है। तो मेरी बहन बड़ी ने हिफ्ज़ किया। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात, हमने भी दीन की तालीम हासिल की अपने मदरसे से विफाक के मुकम्मल स्कूल के साथ साथ, ठीक है। जब हमारा भाई पैदा हुआ ना, तो भाई सबसे आखिर में है, तो फिर अम्मी जान की इस वक्त कोशिश थी कि ये मेरा एक एक बेटा है, तो मैंने इसको बाहर के माहौल में नहीं भेजना। तो घर से ही होम स्कूलिंग स्टार्ट की, घर से ही। तो क्या था कि वो मतलब घर के मोहल्ले के बच्चे आने लगे, आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा वो सेटअप आपका बड़ा होता गया, बाकायदा आपने एक बिल्डिंग ले ली। आज भी वो मुकम्मल ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रही हैं। अब जो स्कूल है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, मदरसा है वो विफाक से रजिस्टर्ड है, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड ये है। तो अब क्या है कि आपका जब एक माहौल बन जाता है ना, फिर हम नेगेटिव बातें नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर मैं बात करूँगी नेगेटिव, एक मैं सोचूँ बिलफर्ज थोड़ी देर के लिए बात करें, एक तो हमारे नामा माल ख़राब हो रहे हैं, अपनी नेकी हम दूसरों को दे रहे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें कोई एंड रिज़ल्ट नहीं है। तो फिर ऐसे में हमने क्या करना है कि ख़ुद पॉजिटिव रहना है और दूसरों को भी पॉजिटिव रहने की तलकीन करनी है, माहौल भी ऐसा पैदा करना है। तो पूरी कोशिश होती है जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, अपने घर में उन चीज़ों को हम अप्लाई करें, ठीक है। ये एतमाद और असर अंगेज़ी में इजाफा, ये चीज़ है, ठीक है। हम बच्चों को जो माहौल देंगे ना, अगर बच्चे को स्ट्रेस वाला माहौल देंगे ना, बच्चा वही होगा। क्यों कहते कि जो 9 महीने एक जो हामिला औरत होती है उसको स्ट्रेस में नहीं रखना, उसको अच्छा माहौल देना। क्या जी, बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो सकता है, बच्चे में कोई माजूरी पैदा हो सकती है, बच्चा अपनी ज़हनी जिसामत के लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे हो सकता है। कहते हैं ना डॉक्टर कि 9 महीने उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे, स्ट्रेस से दूर रखें, सेहत का ख्याल रखें। वो क्यों कहते हैं कि जी असर होता है। तो इसी तरीके से हमारे माहौल का भी असर पड़ता है, हम किस अंदाज में रह रहे हैं, हमने अपने बच्चों को कैसा माहौल प्रोवाइड किया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, बुरा दिया हुआ है, स्ट्रेस वाला दिया हुआ है, अदब कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से बच्चों के सामने आती है। और बच्चे एक किताब है, वो हर चीज़ लिखी जा रही, वो किसी चीज़ का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब वो हमारी एज को पहुँचेंगे तब वो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ वो फिर एक्सप्लेन करते, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ऐसे ही करते हैं ना। पॉजिटिव माहौल है, जो भी चीज़ है। अगर मैं अपने अब्बू जान की बात करूँ तो वो भी इंतहाई पॉजिटिव, इंतहाई ग़ीबत वाली तो बात ही सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कभी आपने कोई बात की ना, अपने कोई ऐसी शेयर कर दी बात, वो कहेंगे क्या फ़ायदा इस बात का, ना तो इससे हल हो रहा है बात करने से, ना इस बात को मतलब इसका कुछ है ही नहीं, सर पैर ही नहीं। या तो आपके पास इस बात के करने से आपका हल बन जाता है, आपका मसला हल हो रहा है, तो फिर तो फ़ायदा बात करने का। जब फ़ायदा नहीं तो फिर दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मुश्किल बच्चों से निमटने की हिकमत अमली। ये बड़ा अहम टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात नहीं मानते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर जितनी भी सख्ती कर वो बिल्कुल भी असर नहीं रखते, ठीक है, जिसको कहते हैं ढीठ बच्चे, ठीक है। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सख्ती करने पे भी आपकी बात को नहीं सुनते। ऐसे बच्चों को ना हमें अलग से वक्त देने की ज़रूरत होती है, उनसे अलग से बात करने की ज़रूरत होती है, उन पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो ये इस टाइप के बच्चे होते हैं ना, जबकि बात को नहीं सुन रहे या किसी भी तरह का आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो ज़हनी तौर पर परेशान है, ठीक है। वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप उनसे बात करें। अक्सर औक़ात हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो जब घर आते हैं तो कोई इस तरह की बात करते हैं, मैं फ़ौरन उन्हें कहती हूँ हो सकता है उसकी मामा की तबीयत ठीक ना हो सकता है उसके घर का माहौल ठीक ना हो, यानी कि कोई टेंशन चल रही हो, कोई उसके बाबा के साथ मसला चल रहा हो, कोई उनकी जॉब का मसला हो। पॉजिटिव वे में, ठीक है। बच्चों को अगर हम नेगेटिव बातें करेंगे तो हमारे बच्चों में भी नेगेटिविटी आएगी, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव बात करनी है, बच्चे को पॉजिटिव ही माहौल मुहैया करना है। हमने बच्चे की बात सुननी है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो देने से हो सकता है वो बच्चे का मसला हल हो जाए। थोड़ी सी खुलकर बात करने से हो सकता है बच्चा अपनी जो बात है वो आपसे कह पाए, आप उसके मसले को समझ पाएँ कि इस बच्चे के साथ आखिर परेशानी क्या चल रही है, ठीक है। मुश्किल बच्चों से निपटने का तरीका ये है। नेक्स्ट है इस्लामी तरबियत को दिलनशीन अंदाज में सिखाने का तरीका। अभी मैंने आपको पहले एक वो नमाज वाली बात बता दी, यहाँ पे एक बात मज़ीद आगे ऐड करती हूँ। इस्लामी बातों को हम हुक्म की बजाय ना मोहब्बत से सिखाएं। अब हम कहते हैं जी हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ें, अहम यही काम होता है ना। स्कूलों में भी पेरेंट्स की कोशिश होगी कि टीचर गाइड करें, मदरसे वाले टीचर गाइड करें, टीचर को कुरान पढ़ाती वो गाइड करें।
अगर घर का माहौल होगा, वज़ू करके माँ नमाज़ पढ़ रही होगी तो बेटी भी नमाज़ पढ़ेगी। बाप नमाज़ पढ़ने मस्जिद जा रहा है तो बेटा भी टोपी लेके नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाएगा। बाप घर में कुरान पाक को पढ़ रहा है, खोल रहा है, बेटा भी पढ़ेगा। हम क्या करते हैं, सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और फिर हम तवज्जो, हमारी कोशिश होती है, हमारी ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे वलीउल्लाह बन जाएं, हमारे बच्चे दीन के दाई बन जाएं। मेहनत नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी, उन चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं करना, लेकिन हमारे बच्चे सब कुछ कर लें। हमने अपना कैसा है कि कहीं से लगता ही नहीं कि हम दीनदार हैं, हमारे घर का माहौल ऐसा है, ख़ुद हम इतना बेरहरवी का शिकार है और अपने बच्चों से इस चीज़ की तवक्को करते हैं। बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, ठीक है, हम उनके रोल मॉडल, हम जो करेंगे बच्चों ने वही करना है। अच्छा, हम बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं, ठीक है, गाइड करने के लिए, और उनको प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। जैसे नमाज की अहमियत आ रही है, सच बोलने की अहमियत आ रही है, बता सकते हैं कि एक बच्चा अगर सच बोलता था एंड रिजल्ट उसके साथ क्या हुआ, या आगे मैं आपको कहानियाँ दे दूँगी, आप इसके ऊपर भी देखिएगा कि किस तरीके से होता है। स्टोरी सुना के बच्चों को प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, या बच्चों को एक टास्क दे सकते हैं, उसके ऊपर एक शाबाशी, एक स्टिकर, कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं ताकि बच्चे में मोटिवेशन है, बच्चा रोज़ ब रोज़ इस चीज़ को करता रहे, ठीक है। बच्चे सुनकर सीखते हैं, अमल देखकर अपनाते हैं, ठीक है, सुनकर वो सीखते हैं। हम कोई बात कर रहे हैं ना, सुनकर सीखेंगे और हमारे अमल को देखकर वो उसको अपनाते हैं। नेक्स्ट है तलबा के लिए इनफरादी प्लानिंग। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे की रफ्तार दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होती है, हर बच्चे की दिलचस्पी दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होती है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि अब क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, कुछ वैसे बच्चे ऐसे वो लिखना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो सिर्फ पेंटिंग करना चाहते हैं, उनमें वो वाली सलाहियत है। तो बजाय इसके कि एक ही चीज़ पर एक ही तरीके से हम सबको हाँकें, बल्कि हम एक अपना लायामल ऐसे तैयार करें कि जिसमें पहला ग्रुप भी बच्चों का खुश हो जाए, दूसरा भी खुश हो जाए, तीसरा भी खुश हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारी ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें हम यही कर सकते हैं ना। अब कुछ बच्चे ऐसे जो बातें करना जानते हैं, जिनका बहुत दिल करता है बातें करने को, आप एंड में 2 मिनट जस्ट रखते हैं, ठीक है, और उनको टास्क दें कि बेटा जब अपनी अच्छी क्लास लेना, एंड में 2 मिनट्स आप जो बात करना चाहेंगे करेंगे। बच्चों के नाम से उनको मुखातिब करके बात करें। बच्चे ने क्लास अच्छी ली, उसके लिए क्लैपिंग करवाएं, उसको स्टार दें। फिर क्या है कि बच्चे के लिए स्पेशल आप प्लानिंग करें कि आज पूरी अगर आप ग्रुप क्लास दे रहे हैं, या जूम पर कोई ग्रुप क्लास दे रहे हैं, या आप व्हाट्सएप पर ग्रुप क्लास दे रहे हैं, तो फिर आप उधर कह सकते हैं कि जी कल जो हमारी जो क्लास है ना, इसका मॉनिटर को होगा फला बच्चा होगा। अगर बच्चे ने साथ दिन अच्छी क्लास की, मॉनिटर का काम क्या है, आप उसके ज़िम्मे कोई भी काम छोटा मोटा लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे को अपने अंगेज रखना है, बच्चे के ऊपर फुल तवज्जो देनी है। कोशिश करें कि ये जो हमारे फूल हैं ना, इनमें कोई कमी ना रहेगा। हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कमी रही ना, हमारे बच्चों में कमी ना रहे। तो हमारी अम्मी जान अक्सर कहती थी, मेरी ज़िंदगी में या मेरी तरबियत में कहीं कमी रहेगी ना, वालिदैन तो पूरी कोशिश करते ना अपने बच्चों की तरबियत करने की, उनके ऊपर फुल एफ़र्ट लगाते हैं, तो मेरे अंदर कमी ना रहे, ठीक है। तो सेम उन्होंने हमारे ऊपर भी ऐसे ही मेहनत की। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ, हमारे घर का माहौल ऐसा था कि जब हम छोटे थे ना, मैंने, आप ये कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो शादी से पहले का अर्सा था, 2 या 3 शादियाँ देखी होंगी, 2 या 3, वो भी शायद वलीमे का इवेंट ना, वो टाइम के टाइम जाके। हमारे घर में ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता था, कभी मेहंदी अटेंड नहीं की थी ना, मेरी अपनी मेहंदी हुई थी, और मेरी शादी के फ़ौरन बाद हमारे ससुराल फैमिली में से फंक्शंस हुए, तो मुझे पता ही नहीं था मेहंदी में होता क्या। आप हैरान होंगे, हमारे घर का माहौल इस टाइप का था। ये नहीं था कि हमारे ख़ानदान में कुछ होता नहीं था, हमारे खालाओं, मामों, ताए, चाचे, सबके सब कुछ होता था। उनको पता था कि हमारी अम्मी जान का कि ये अपने बच्चों को हर चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रखती हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे मौके हैं कि जो मुझे शादी के बाद सुनना पड़े थे। शुरू में आपको पता नहीं, ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं, आपको उन चीज़ों का पता ही नहीं, आपको उन रस्मों का पता ही नहीं कि क्या है कैसे। लेकिन आज भी मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नाबल्द हूँ, मुझे आज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता क्या है कैसे। हाँ, अपनी शादी हुई थी ना, तो उस वक्त इतनी मेरे हस्बैंड की भी ख्वाहिश थी कि कोई रसूमात ना हो, तो मेरे मेकी की तो सीधी सीधी थी कि जी हमारी किसी भी तरह की ऐसी रसूमात नहीं होनी चाहिए। आगे कुछ इस तरह का वो कह लें कि कुछ ज़िंदगी के हालात बन गए कि मुझे उस शादी के बाद भी बहुत कम मौका मिला शादी को अटेंड करने का, क्योंकि मैं एक अदर सिटी में रहती हूँ, दूर हूँ अपने मेके ससुराल से, तो अमूमन मेरे हस्बैंड इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि हमारे बच्चों को भी नहीं पता, हमारे बच्चों को भी नहीं ऐसी चीज़ों का पता कि क्या करना है, कैसे करना है, या बच्चों में इस तरह की वो चीज़ें हों। हम अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ों का माहौल को देखते थे कि जो हमारे से इर्द गिर्द बच्चे हमसे मुख्तलिफ होते थे,
हम अपने आप को उनसे थोड़ा अजीब तरह का देखते थे कि वो इस तरीके से कर रहे हैं, या शादी से पहले बच्चों में इतना ज़्यादा बनाव संखार का पैदा हो जाना। यानी हमारे घर में ऐसा माहौल ही नहीं था, यानी कि अम्मी जान ना खुद ऐसी थी, बहुत साफ़ सुथरी रहती थी, नीट एंड क्लीन, जो एक बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं नीटनेस की, वो उनकी पूरी होती थी, देखने में एकदम पुरकशिश। आज भी उनकी यही नेचर है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो क्या है कि उन्होंने अपने बच्चों को बताया था ये आपकी लिमिट्स हैं, इससे आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते। जो हज़ार लोग बातें करते थे, हम तक आती नहीं थी, उन तक आती थी, वो खुद उनको फेस कर लेती थी। तो यहाँ सारी बात का मतलब ये कि बच्चे देखते हैं, जो हम करते हैं बच्चे देखते हैं। बच्चों को कुछ स्पेशल नहीं सिखाना है, ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, ठीक है। ये बड़ी एक अहम चीज़ है। और तलबा के लिए इनफरादी प्लानिंग के अंदर यही वाली बात है कि अक्सर बच्चे होते हैं क्योंकि वो किसी स्ट्रेस में, उनके घर का माहौल है, कोई मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बच्चों को इसके ऊपर असर चल रहा है, या बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, तो आपने उसको ज़रूर समझना, ज़रूर पढ़ना है। अक्सर ऐसा होता है बच्चे के वालिद होते हैं, हयात होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होती है कि वो उनके पास नहीं होते उनके वालिद, ठीक है, या वालिद दूसरी शादी कर लेते हैं। ये बज़ाहिर देखने में छोटी छोटी बातें हैं, जुमले मैं कह रही हूँ, लेकिन इसके पीछे पूरी पूरी ज़िंदगी है, पूरी पूरी कहानी है। तो ऐसे में अपने बच्चे पे पूरी कोशिश करनी है कि आप उस पर तवज्जो एक्स्ट्रा दें। फिर यही बात है कि एहसान है, ये जो आप बच्चे पे एहसान कर रहे हैं ना, कल को बच्चा ये कहेगा कि जो मेरा फ़लाँ सब्जेक्ट का टीचर था, जो मेरा फ़लाँ टीचर था, वो बहुत अच्छा था, वो आपकी बातों को सुनता था, आप उनसे अपनी बात को शेयर करते थे, ये चीज़ है। तो हमारी अम्मी जान के जो इर्द-गिर्द पॉजिटिव लोग थे ना, उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है वो उनके एज ग्रुप के लोग थे, आगे जो उनकी औलादें थी वो हमारे लिए पॉजिटिव बहुत ज़्यादा साबित हुई, ठीक है। अब आप ये देखें कि किसको मसले नहीं होते, अगर मसले हैं तो उन मसलों का हल भी होता है, ठीक है। मसले बात करने का ये नहीं कि बात करते रहेंगे हल हो जाएगा, नहीं। जब तक उसका प्रॉपर एक लाया अमल नहीं बनाएंगे उसके अच्छा देखिए, मुझे मसला ना, मेरे पेट में दर्द है और मुझे ये भी पता है कि इसके लिए दवाई खानी है, और ये भी पता है कि इसके लिए कौन सी दवाई खानी है, सारा मुझे पता है कि मैं ये परहेज़ करूँगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो इस पूरी बात का मतलब ये है कि हमें हर चीज़ का पता होता है, लेकिन क्या हम तवज्जो देना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक है असातिज़ा का नेटवर्क। जो एक अच्छा उस्ताद होता है ना, वो कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा सीखता रहता है, हमेशा सीखता रहता है। नए आने वाले लोग मुझे इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन तकरीबन ये कोविड से आज तक जो अभी तक करंट है, मैं सीख रही हूँ, और सीख 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 के इंसान सीखता है, आगे बढ़ता है, अपने काम को बेहतर अंदाज में करता है। कोविड ने ही ज़िंदगी बदली है, लेकिन एक अपनी वैसे पीछे से अगर कहानी है, शादी के बाद एक बड़ी लंबी कहानी है, जो आप इतने स्ट्रगल करते, कुछ करना चाहते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको मौका देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मौका देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको आज़ादी है, आप काम कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो हमारे हाथ में, हम कितना काम करें, कैसा करें, बाकी सारा कुछ है, ठीक है। अच्छा, आगे कि दूसरों को भी सिखाना है, ख़ुद भी सीखना है, मशवरे लेना है, और असातिज़ा का बाकायदा एक नेटवर्क होना चाहिए जहाँ एक दूसरे को सब सपोर्ट करें, अपने आइडियाज़ शेयर करें, और मिलजुल कर बच्चों के लिए बेहतरीन सीखने का माहौल बनाएं। हमारी जो टीचर्स हमारे साथ ऐड हैं, जो हमारी ऑनलाइन कुरान टीचिंग वाले कोर्स के बाद हमारे साथ अटैच होती हैं, जब प्रॉपर वो नेशनल लेवल पर काम करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, तो हमारा एक बाकायदा ग्रुप होता है जहाँ टीचर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आपको प्रूफ देना पड़ता है, तो उसके बाद आप उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। वहाँ हम लोग अक्सर अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अक्सर मैं अपने वहाँ पे अपने आइडियाज़ शेयर करती हूँ, जी मैं ये नया काम करने वाली हूँ, क्योंकि अब एक काम के ऊपर ना रहें, आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा होने चाहिए, उसके ऊपर वर्किंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, एक चीज़ पे ना रहें। अब जैसे ऑनलाइन कुरान टीचिंग से काम स्टार्ट किया था, ऑनलाइन नेशनल लेवल पे पढ़ाया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाया, वो आज भी सब काम चल रहा है। उसके साथ साथ आपके साइड कह लें कि एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर शख्स को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, हर शख्स को अपनी अपनी जगह पर एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो ये एक मेरी ख्वाहिश थी, और अल्लाह ताला उसको पूरा करवा रहे हैं कि हम दूसरों के मसलों को हल करने वाले बने, और बाकी जो काम है वो संभालने वाले लोग मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो सीख रहे हैं वो आगे अपने स्टार्टअप लेते हैं, काम को चलते जाते, बनाते जाते। अगर हमें वो काम आ गए, अब हमें मज़ीद आगे बढ़ना है, आगे सीखना है, दूसरों को सिखाना है, इस चीज़ की तरफ जाना है, ठीक है। असातिज़ा का एक नेटवर्क होना चाहिए, आप बाकायदा कुछ टीचर्स के साथ मौजूद हों, अगर कभी अल्लाह ने करे आपके साथ कुछ मसाइल पैदा हो जाए, तो आप उसको अच्छे से हल कर सकें और उसका बेहतरीन हल निकाल सकें, ठीक है। बाकायदा होना चाहिए ताकि आपके पास नए नए आइडियाज़ आएँ, नई नई मोटिवेशंस आएँ, नए नए आपके तरीके पता चले काम को कैसे करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे अभी मेरा इरादा था कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये समर कैंप लगाते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी था, लेकिन खैर मैंने पूरी प्लानिंग की, काम को स्टार्टअप किया। उसी दौरान ही मेरे माइंड में आया कि ये चीज़ें अक्सर मुझसे लोग ये पेड बन करवाते हैं, ठीक है। ऐड कॉपी लिखवाना, ऐड बनवाना, पूरा प्लानर तैयार करना, बाकायदा अलहदा से आकर जूम पर मीटिंग लेना मेरे से, कि वो अपनी क्लास को स्टार्ट करने के लिए मेरे से सारी मेरी सर्विसेज ले रहे हैं।
तो ये काफ़ी देर से चीज़ चल रही थी, दिसंबर की जब छुट्टियाँ हुई थी। तब मैंने सोचा था कि नहीं, कुछ इस तरह का करना है कि जिसमें हम आपको बाकायदा ये गाइड करें कि काम को कैसे करना है, क्लास को कैसे कवर करना है, क्लास कैसे देनी है, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना है, उसको लेक्चर रिकॉर्ड करके देना तो कैसे देना है, अगर लाइव क्लास देनी तो कैसे देनी है, अगर आप फिजिकल क्लास दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। ठीक है, ये उस वक्त मेरे जहन में आया था कि ऐसा प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए। तो क्योंकि वक्त के साथ साथ हर काम में जिद्दत आती जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे अमल शुरू हो गया है। आज हमारा सेकंड लेक्चर भी हो गया इससे रिलेटेड। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जिसमें हम पॉइंट्स बताएं अपने पास आप नोट कर लें, ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, उसको प्रैक्टिकल करें, ताकि आप अपनी क्लासेस में बेहतरीन नुमाया फ़र्क महसूस कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। फ़िमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।